हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस नेता ईवीएम पर जमकर अटैक कर रहे थे, लेकिन अब बड़ा यू टर्न लेकर कांग्रेस पार्टी ने रणनीति बदलने का फैसला किया। ईवीएम पर निशाना साधने की बजाय अब पार्टी अंदरूनी समस्याओं पर ध्यान देना चाहती है। कांग्रेस ऐसी कमियों को तलाशने की कोशिश करेगी जिसकी वजह से हरियाणा में वह जीत का स्वाद नहीं चख पाई। गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समीक्षा बैठक में यह पूरा फैसला सुनाया। पार्टी के अलाकमान ने कहा कि जब तक ईवीएम में गड़बड़ी के पुख्ता सबूत नहीं मिल जाते, वे यह मुद्दा नहीं छोड़ेंगे और पार्टी में अंदरूनी कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। गुरुवार शाम को मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय से एक पत्र जारी कर कहा गया कि पार्टी ने एक टेक्निकल टीम बनी है जो कि प्रत्याशियों द्वारा ईवीएम और वोटिंग को लेकर की गई शिकायत पर ध्यान देगी और असली कमी का पता भी लगाएगी। इस पत्र में यह भी कहा गया है कि कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट के मुताबिक ही वोटिंग मशीन को लेकर कोई प्रतिक्रिया देगी। बता दें कि हरियाणा चुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच तनाव देखने को मिला। काफी समय तक कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार में ही नहीं उतरी, इसका भी असर इन चुनावों में दिखाई दिया। राहुल गांधी ने पार्टी के नेताओं से कहा है कि वे अपने आपसी मतभेद को खत्म करके पार्टी के लिए काम करें। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने मीटिंग में कहा कि पार्टी का हित सर्वोपरि है। वहीं इस बैठक में हुड्डा, उनके साथ पीसीसी चीफ उदयभान, कुमारी शैलजा और उनके सहयोगी रणदीप सिंह सुरेजावाला को नहीं बुलाया गया। अब पार्टी ने हर उम्मीदवार से रिपोर्ट मांगी। अजय माकन ने कहा कि आप लोगों ने जो एग्जिट पोल देखा था, परिणाम उससे एकदम अलग है और यह स्वीकार करने योग्य नहीं। एग्जिट पोल और परिणाम में बहुत अंतर था। हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। इसकी कई वजह हो सकती है। मंगलवार को पार्टी के महासचिव जयराम रमेश और प्रवक्ता पवन खेड़ा ने धीमी काउंटिंग और ईवीएम को इस हार के लिए जिम्मेदार बताया। वहीं इससे पहले कांग्रेस ने अलग अलग मतदान केंद्रों पर ईवीएम की बैटरी के अलग अलग लेवल को लेकर सवाल खड़े किए। कांग्रेस का कहना है कि इससे चुनावी नतीजों पर क्या असर पड़ सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस के दावे में कितना दम है। क्या वास्तव में ईवीएम बैटरी के अलग अलग लेवल से चुनावी नतीजों पर फर्क पड़ता है? अधिकारियों का कहना है कि ईवीएम की बैटरी वोटिंग के दिन और काउंटिंग के दिन दोनों को ध्यान में रखते हुए 2 दिनों तक चलने के लिए पर्याप्त चार्ज के साथ आती है, जबकि हर बैटरी पैक चालू होने पर लगभग 100% चार्ज पर शुरू होता है। मॉक पोल से लेकर रियल पोलिंग तक उपयोग की सीमा के आधार पर बैटरी चार्ज का लेवल बदलता रहता है। ऐसे में यह अक्सर काउंटिंग के दिन तक काम हो सकता है। चुनाव आयोग ने बैटरी से चलने वाली ईवीएम का विकल्प चुना, इसलिए यह हर तरह से स्टैंडओलन और मतदान केंद्रों पर बिजली कनेक्शन पर निर्भर नहीं है। रावत ने कहा कि यह किसी भी आरोप को रोकने के लिए आवश्यक था कि मतदान केंद्र ज्यादातर सरकारी भवनों में दिए गए कनेक्शन के माध्यम से ईवीएम में किसी भी तरह की छेड़छाड़ की गई। सबसे भले है मूड जिन्हीं न व्यापे जगत गति। बात राहुल गांधी की हो रही है। चुनाव के बाद राहुल गांधी का कोई व्यक्तित्व, कोई ट्वीट देखा है? नहीं देखा, क्योंकि बंदा इन सब से ऊपर है। ठीक है, हरियाणा वालों को बधाई न देते तो कोई बात नहीं, क्योंकि वहां हार गए थे, पर जम्मू कश्मीर ने कौन सी गलती की थी? वहां तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, पर कहना तो दूर, एक ट्वीट तक नहीं किया। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम अब सामने आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर में जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला, तो वहीं हरियाणा में भाजपा एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को मात्र 6 सीटें मिली, वहीं भाजपा राज्य में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हरियाणा में तमाम प्रयासों के बावजूद भाजपा को बहुमत मिला। कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर जहां भाजपा द्वारा लगातार कांग्रेस पर हमले किए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के दलों द्वारा भी कांग्रेस को एक रिजल्ट के आने के बाद आत्ममंथन करने की सलाह दी जा रही है। इसी बीच शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने हरियाणा विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार पर फिर बयान दिया। प्रियंका ने कहा कि इससे हौसला थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इंडी अलायंस महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगा। एक मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में गठबंधन होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ, इस पर उन्हें विचार करना होगा। प्रियंका ने कहा कि मेरा मानना है कि समय समय पर INDIA की बैठक होनी चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी कोशिश कर रही है कि सूबे में होने जा रहे विधानसभा चुनावों से पहले ही गठबंधन का CM फेस तय हो जाए। उन्होंने कहा कि हम दशहरा के बाद अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर देंगे। वहीं जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा वीर सावरकर पर किए जाने वाले हमलों पर पूछा गया, तो प्रियंका ने कहा राहुल गांधी अब वीर सावरकर पर नहीं बोलते, पहले जब बोले तो हमने INDIA की बैठक में आपत्ति जताई थी। राहुल सावरकर के बारे में आगे भी गलत नहीं बोलेंगे। महाराष्ट्र में हमारी मजबूत सरकार आएगी जो तोड़ने से भी नहीं टूटेगी। वहीं इससे पहले पुणे स्थित एक विशेष कोर्ट ने वीर सावरकर के पोते द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को तलब किया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पर सावरकर के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। कोर्ट ने राहुल को सम्मन जारी कर 23 अक्टूबर को पेश होने को कहा। विगत साल सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने इस संबंध में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ पुणे के एक कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। पिछले माह यह मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोर्ट से सांसदों और विधायकों के लिए विशेष कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था। वहीं अपनी शिकायत में सत्यकी
सावरकर ने आरोप लगाया कि राहुल ने मार्च 2023 में लंदन में दिए गए अपने भाषण में दावा किया था कि वीर सावरकर ने एक खिताब में लिखा है कि उनके 5-6 दोस्तों ने एक बार फिर मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और उन्हें खुशी हुई थी। सात्विकी ने कहा कि ऐसी कोई घटना कभी नहीं हुई थी। वीर सावरकर ने कभी भी कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं लिखी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय, कमेंट बॉक्स में बताएं। शिवसेना नेता संजय राउत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के बंद होने को लेकर भ्रम फैलाने के आरोप में भोपाल में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। क्राइम ब्रांच ने धारा बीएनएस की धारा 353 और 356 के तहत मामला दर्ज किया। उनके खिलाफ ये कार्रवाई बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष वंदना जाचक और उपाध्यक्ष सुषमा चौहान की शिकायत पर बुधवार को हुई, जिसके बाद मध्य प्रदेश क्राइम ब्रांच की टीम संजय राउत को गिरफ्तार करने भी निकला गई। इस बीच भोपाल क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि हमें शिकायत मिली थी कि कुछ नेता सरकार की नीतियों के बारे में गलत सूचना फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस संबंध में हमने शिकायत को संज्ञान में लिया। संजय राउत ने दावा किया था कि एमपी सरकार की लाडली बहना योजना बंद कर दी गई है। यह महज राजनीतिक खेल है। उनके इस दावे के खिलाफ वंदना जाचक और सुषमा चौहान ने एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि संजय राउत के दावे का मकसद मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की छवि खराब करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए की मदद करती है। संजय राउत ने सरकार की छवि खराब करने की कोशिश करने के साथ ही लाभार्थी महिला की भावनाओं को ठेस भी पहुंचाई। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि शिवसेना सांसद ने यह भ्रामक बयान साजिश के तहत दिया। इस पूरे मामले में सीएम मोहन यादव ने बुधवार को एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा, संजय राउत कृपया मध्य प्रदेश आकर देखें। जब से लाडली बहना योजना शुरू हुई तब से राज्य की 1.29 करोड़ बहनों के खाते में हर महीने राशि भेजी जा रही है। महाराष्ट्र चुनाव में हार के डर से उद्धव ठाकरे की पार्टी बहनों को गुमराह करना चाहती है। इसका जवाब महाराष्ट्र चुनाव में बहनें देंगी। सीएम मोहन यादव ने कहा कि लेकिन हार के डर से शिवसेना के लोग महाराष्ट्र के चुनाव में मतदाताओं को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक बार फिर अपने सारे मतदाताओं से कहना चाहूंगा कि ऐसे झूठे षड्यंत्र पर विश्वास न करें। यह नारी सशक्तिकरण की राशि है जिसे हम बंद करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी योजना के तहत बहनों के जीवन में बेहतरी हो। मोहन यादव ने कहा कि इन आरोपों के बाद लाडली बहनें खुद हमारे पास आई और उन लोगों ने कहा है कि मुझे अपमानित किया गया। लाडली बहनें खुद ही थाने में शिकायत कराने जाएंगी। मैंने कहा कि आपको राशि मिल रही है तो शिकायत करने के लिए स्वतंत्र है। गौरतलब है कि तकलीफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 मार्च 2023 को यह योजना शुरू की थी। जून 2023 से लाडली बहनों के खाते में प्रतिमाह 1000 रुपए की राशि आने लग गई थी और 2023 में रक्षाबंधन के मौके पर ही यह राशि 1250 रुपए कर दी गई। इसके बाद से लगातार बहनों के खाते में 1250 रुपए आ रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के दमोहा जिले के सिंग्रामपुर में चल रही मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हो गई। इसमें लाडली बहना योजना के अंतर्गत आने वाली बहनों के खाते में 1574 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए और इस बार नवरात्रि को देखते हुए समय से पहले ही लाडली बहनों के खाते में 5 अक्टूबर को 17वीं किस्त भेज दी गई। दमोहा के सिंग्रामपुर में आयोजित कैबिनेट बैठक में लाडली बहना योजना की 17वीं किस्त के 1574 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की दुर्गति के बाद लगातार उस पर सवाल उठ रहे हैं। इंडी अलायंस के सहयोगी पार्टियां लगातार कांग्रेस पर सवाल उठा रही हैं, लेकिन अब कांग्रेस से निष्कासित आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भयंकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है वो केवल राहुल गांधी ही हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए प्रमोद कृष्णम ने कहा, हरियाणा चुनाव नतीजे पर कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो राहुल गांधी है, पार्टी के नेता या कार्यकर्ता नहीं। राहुल गांधी के इर्द गिर्द नौकरों का जमावड़ा है। कांग्रेस में कभी बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन आज ये नौकरों की पार्टी है। ये नौकर कांग्रेस के बड़े नेताओं का अपमान करते हैं। पिछले 15 सालों से कांग्रेस पार्टी का हर फैसला राहुल गांधी ने लिया है। अब उन सभी फैसलों की समीक्षा करने का समय आ गया है। मैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अनुरोध करता हूं कि वो अपने फैसले की समीक्षा के लिए पार्टी कार्य समिति की बैठक बुलाएं। आध्यात्मिक गुरु और पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बार फिर कांग्रेस की हार के बाद राहुल गांधी पर निशाना साधा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के लिए उन्होंने राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें पनौती कहा। आचार्य प्रमोद ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा,
राहुल जी, राम मंदिर का नाच गाना हुड्डा जी को ले डूबा। आप वाकई बहुत बड़े पनौती निकले। आचार्य प्रमोद ने भाजपा की जीत को सनातन की जीत बताया। उन्होंने लिखा, यह सनातन की जीत है। यह बयान भी कांग्रेस की विचारधारा और रणनीतियों पर एक कटाक्ष के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने लंबे समय से धर्मनिरपेक्षता और समावेशी राजनीति की बात की है। वहीं आपको बताते चले, राहुल गांधी कांग्रेस की उस बैठक में ज्यादा देर नहीं रुके जो हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा को लेकर बुलाई गई थी। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पर्यवेक्षकों के साथ साथ प्रभारी भी मौजूद थे। कांग्रेस ने हार के कारणों का पता लगाने के लिए जल्दी एक फैक्ट फंडिंग कमेटी बनाने का भी फैसला किया है। बैठक को लेकर खबर ये भी है कि राहुल गांधी ने अपनी बात रखी और फिर उठकर चले गए, जिसे उनकी नाराजगी के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या राहुल गांधी को चुनाव के दौरान ये दिखाई नहीं देता है कि नेता अपना हित पार्टी के हित से ऊपर रख रहे हैं। राहुल गांधी ने 2019 में भी यही बात कही थी, लेकिन उसका कोई उपाय क्यों नहीं खोजा गया। अगर ये मामला सुलझा लिया गया होता तो अब तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। राहुल गांधी की ये बात चुनाव का नेतृत्व कर रहे सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा के बारे में रही या उनके साथ गहरे मतभेदों को लेकर चर्चा में रही कुमारी शैलजा को लेकर कही, ये साफ नहीं है। खबर है कि राहुल गांधी की सबसे ज्यादा शिकायत इस बात से रही कि हरियाणा कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे हैं और पार्टी के बारे में वे बिल्कुल नहीं सोचते, और इसी के साथ वो उठकर चले गए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, इस गाने को भूल जाइए और सुनिए जो सुनीता केजरीवाल गा रही हैं। नजर लागी राजा मोरे बंगले पे। अब आप पूछेंगे कि इसका मतलब क्या है, तो सुनिए। जब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उन्हें अपना बनवाया शीश महल खाली तो करना ही था, पर यहाँ भी जबरदस्त घोटाला कर दिया। हुआ ऐसा कि शीश महल पे अपना सारा सामान जस का तस छोड़ दिया और बाहर निकलकर नाटक नौटंकी शुरू की। बंगले की चाबी ताला बंद करके कायदे से पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को देना चाहिए था, लेकिन चाबी अपने ही निजी कर्मचारियों को दे दिया। आगे जो हुआ है वो बॉलीवुड की फिल्में में ही देखा होगा। पूरा परिवार एक झोले में कुछ पुराने कपड़े रखकर बड़े नाटके ढंग भावुक होते हुए बंगले के गेट से बाहर निकल गए। इसकी शूटिंग करके सोशल मीडिया पर साझा कर दिया और फिर वापस आकर चाबी पुनः मांगकर बंगले में पहुंच गए। दरअसल बंगला खाली किया ही नहीं था। बड़ा हो हल्ला मचा तो केजरीवाल एक आप सांसद मित्तल के बंगले में शिफ्ट हो गए, पर बंगले पर कब्जा नहीं छोड़ा। अब नियम अनुसार बंगला जिसके नाम पर अलॉट होता है उसी के रहने का अधिकार था, लेकिन केजरीवाल तो ठहरे केजरीवाल, सो बिना सरकारी अनुमति के आतिशी मारलेना को जबरदस्ती बंगले में घुसाड़ दिया। एलजी विनय कुमार सक्सेना को खबर मिली तो उन्होंने आतिशी मारलेना का सर सामान बाहर निकालकर बंगले को सील कर दिया। अब पूरी पार्टी आसमान सर पर उठा रही है कि हाय हाय ये तो बहुत गलत हुआ है, मुख्यमंत्री का अपमान किया गया है। आतिशी मारलेना को दिल्ली में शीला दीक्षित की आलीशान कोठी दी जा चुकी है, तो ऐसे में दो बंगले क्यों मिलेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि सीएम आतिशी द्वारा जबरन इस पर कब्जा करना और आप नेताओं के बयानों से साफ है कि सीएम आवास में शराब घोटाले, अवैध निर्माण, पेड़ कटाई, स्वाति मालीवाल और पूर्व मुख्य सचिव से मारपीट जैसे संवेदनशील मामलों के कई राज छिपे हैं, जिसकी पुष्टि सतर्कता विभाग द्वारा अधिकारियों को नोटिस देकर उनसे जवाब मांगने पर स्पष्ट दिखाई देती है। देवेंद्र यादव ने कहा कि नियमानुसार अगर यह सरकारी आवास मुख्यमंत्री आतिशी को ही दिया जाना है तो आम आदमी पार्टी के नेता, मंत्री और मुख्यमंत्री सरकारी प्रक्रिया का इंतजार क्यों नहीं कर सकते थे। क्यों 7 अक्टूबर को बिना आवंटन के आतिशी ने जबरन कब्जा करके अपना सामान रख निरंकुशता का परिचय दिया। क्या संवैधानिक पद पर आसीन आतिशी ये करना उचित था। उन्होंने कहा कि नैतिकता, ईमानदारी, पारदर्शी प्रशासन और आदर्श का ढोल पीटने वाले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया भी आतिशी की तरह जल्द ही गैरकानूनी और असंवैधानिक रूप से सरकारी बंगलों पर कब्जा करने के चलते इसे बाहर होंगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि अरविंद केजरीवाल का शीश महल आखिरकार सील कर दिया गया। उस बंगले में ऐसे कौन से राज छिपे हैं कि आप संबंधित विभाग को चाबी सौंपे बिना दोबारा बंगले में घुसने की कोशिश कर रहे थे। आपने अपना सामान 2 छोटे ट्रंकों में ले जाकर अच्छा नाटक किया। सभी जानते हैं कि बंगला अभी भी आपके कब्जे में है। जिस तरह से आपने आतिशी को बंगला आवंटित करने की कोशिश की वह असंवैधानिक था। वह तुम्हारा बंगला ले लेगी। उस बंगले में बहुत सारे राज छिपे हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने को उमर अब्दुल्ला तैयार बैठे हैं।
लेकिन कांग्रेस ने बड़ा पैंच फंसा रखा है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटें 46 सीटों के बहुमत के आंकड़े तक पहुंच गई है, क्योंकि 4 निर्दलीय विधायकों ने पार्टी को समर्थन दे दिया है। उन्होंने कहा कि अब वहां सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए कांग्रेस से समर्थन पत्र का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि उमर अब्दुल्ला को आज के दिन ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक दल का नेता चुना गया था। विधायकों को धन्यवाद देते हुए अब्दुल्ला ने कहा, आप लिए गए फैसले से अवगत हैं। एनसी विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल ने अपना नेता तय कर लिया है और मैं एनसी विधायकों के तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे सरकार बनाने का दावा पेश करने का मौका दिया। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का दावा पेश करने को लेकर अब्दुल्ला ने कहा वह कांग्रेस से समर्थन पत्र का इंतजार कर रही है। वह कांग्रेस से समर्थन पत्र का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अभी बस एक ही पेंच फंसा है। हम कांग्रेस से उसके समर्थन पत्र के लिए बातचीत कर रहे हैं। एक बार जब हमें यह मिल जाएगा तो हम जल्द से जल्द राज्यपाल के पास जाएंगे। हमने कांग्रेस को पत्र के लिए प्रक्रिया पूरी करने के लिए आज का दिन दे दिया है। अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा बहाल करने वाले प्रस्ताव को लेकर कहा, एक बार सरकार बन जाने के बाद प्रस्ताव को पारित करेंगे और फिर दिल्ली में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य मंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। वहीं अब्दुल्ला ने लोगों के कल्याण के लिए सरकार की ओर से उपराज्यपाल के साथ समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम एलजी और सरकार के बीच कोई बड़ा टकराव नहीं चाहते हैं। इसके बजाय हमारा लक्ष्य शांतिपूर्ण सहयोग और लोगों के लिए तब तक काम करना है जब तक कि हम एक राज्य के रूप में अपना सही दर्जा हासिल नहीं कर लेते। अब्दुल्ला ने कहा, हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल हो जाएगा। हम जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा के लिए एक सहकारी और अनुकूल माहौल बनाना चाहते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि भविष्य की सरकार सभी व्यक्तियों के लिए काम करेगी, चाहे उनकी राजनीतिक सिद्धांत कुछ भी हो या उन्होंने मतदान प्रक्रिया में भाग न लिया हो। उन्होंने कहा, हम उन लोगों से बदला लेने वाले नहीं हैं जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया। आगामी सरकार कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, भाजपा और यहां तक कि उन लोगों का प्रतिनिधित्व करेगी जिन्होंने मतदान से परहेज किया। श्रीनगर में केवल 20% ने मतदान किया। क्या हमें शेष 80% को नजरअंदाज कर देना चाहिए? वे भी शासन के लाभों के हकदार हैं। इसी तरह जम्मू कश्मीर के लोग जिन्होंने भाजपा को वोट दिया है, उन्हें भी सरकार से लाभ पाने का अधिकार है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।